इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में एरो के द्वारा दिया गया इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, यानी कि किनिथ जे एरो के द्वारा दिया गया जो जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, जिसको हम एरोज़ इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो में समझेंगे कि एरो की जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है वो किस तरीके से एक जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है और क्या कहती है ये थ्योरम। आज हम इस वीडियो में एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को पढ़ेंगे। तो एरो इम्पॉसिबिलिटी जो थ्योरम है वो एक सोशल चॉइस पैराडॉक्स के बेसिस पे बनी है, यानी कि इसने वोटिंग सिस्टम को यहाँ पे रैंक करा है और उसके कुछ फ्लॉज बताया। फ्लॉज यानी कि कुछ कमियां बताई है कि वोटिंग सिस्टम में क्या कमी होती है, फेयर वोटिंग सिस्टम में क्या कमी है, जिसकी वजह से हम प्रेफरेंस को प्रॉपर्ली अगर जमाएंगे तो वोटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ हमें फ्लॉ करना पड़ेगा। ये कुछ कमी बताई इन्होंने। सो एरो इज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम इज अ सोशल चॉइस पैराडॉक्स। अभी सोशल चॉइस पैराडॉक्स क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सोशल चॉइस पैराडॉक्स। सोशल चॉइस पैराडॉक्स का मतलब है कि इसके ऊपर सोसाइटी के कई राय अलग अलग है, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसके ऊपर कई तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस है, कई तरह की राय है जो ये बताती है इलस्ट्रेटिंग द फ्लॉज ऑफ रैंक वोटिंग सिस्टम। एरो की जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है वो वोटिंग सिस्टम की कमी को बताता है। It is stated that a clear order of preference cannot be determined while adhering to mandatory principles of fair voting procedure। यानी कि क्या कहा है कि क्लियर ऑर्डर जमाया नहीं जा सकता बिना किसी प्रिंसिपल को तोड़े। अगर आपको क्लियर ऑर्डर जमाना है तो आपको फेयर वोटिंग प्रोसीजर के अंदर किसी न किसी कंडीशन को तोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी प्रिंसिपल को तोड़ना पड़ेगा, लाइक नॉन डिक्टेटरशिप, लाइक अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, सोशल ऑर्डरिंग। इस तरीके से प्रिंसिपल जो है उनको तोड़ना पड़ेगा। तो एरो की थ्योरी क्या कहती है? एरो की थ्योरी कहती है प्रेफरेंस का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास टी है और हम टी को लाइक करते हैं कॉफ़ी से ज़्यादा और कॉफ़ी को लाइक करते हैं मिल्क से ज़्यादा, तो ये हमारा प्रेफरेंस है। अब इस प्रेफरेंस को अगर हम जमा रहे हैं फॉर एग्जांपल टी ओवर कॉफ़ी और कॉफ़ी ओवर मिल्क, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक फेयर वोटिंग प्रोसीजर को हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि नॉन डिक्टेटरशिप वाला जो पॉइंट है, कहा गया इसके अंदर कि डिक्टेटरशिप हर जगह होती है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट में देखा जाए तो वहाँ पे नॉन डिक्टेटरशिप होती है। इसी तरीके से वोटिंग प्रोसीजर में जब आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हो तो कोई ना कोई मैंडेटरी प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रवीन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा वो एक हम आगे इसका एग्जांपल समझेंगे। तो एरो की जो थ्योरी है, एरो की थ्योरी वो क्या कहती है कि किसी ना किसी प्रिंसिपल को यहाँ पे मैंडेटरी प्रिंसिपल है उसको क्या करना पड़ेगा, एडहेयर करना पड़ेगा। एरो इज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम नेम्ड आफ्टर किनिथ जे एरो इज ऑल्सो नोन एज जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। इन्होंने जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के नाम से इस थ्योरम के बारे में भी बताया है। एरो इज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पार्ट ऑफ सोशल चॉइस थ्योरी। ये सोशल चॉइस थ्योरी के पार्ट के नाम से जानी जाती है। एन इकोनॉमिक थ्योरी विच that consider whether society can be ordered in a way that reflect individual preferences। हर व्यक्ति की प्रेफरेंस होती है सोसाइटी के अंदर। आप जो सोसाइटी का ऑर्डर है उसमें हर पर्सन की प्रेफरेंस है, और सोसाइटी के ऑर्डर में आप हमेशा फेयर वोटिंग प्रोसीजर नहीं कर सकते। ये एरो ने कहा है। एरो ने कहा है कि किसी ना किसी प्रिंसिपल को आपको तोड़ना पड़ेगा सोसाइटी के ऑर्डर को जमाने में। अब यहाँ पे सोसाइटी के पॉइंट को भी इन्होंने बता रखा है। एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट कंसिडर वेदर सोसाइटी कैन बी ऑर्डर इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस वाज लॉडेड एज मेजर ब्रेक। तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आपको करना पड़ेगा। इट वेंट ऑन टू बी वाइडली यूज फॉर एनालाइजिंग प्रॉब्लम इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और अगर देखा जाए तो एक कायम काम में आती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को एनालाइज करने में काम में आती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऑर्डर को कैसे तोड़ा गया है, उसमें फेयर वोटिंग प्रोसीजर को कैसे तोड़ा गया है, उसके प्रिंसिपल को कैसे तोड़ा गया है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल 99 वोटर्स है, 99 वोटर्स जो वोट देने के लिए तैयार है, उनकी अगर हम प्रेफरेंस को रखें तो अलग अलग प्रेफरेंस आती है। जैसे कि अगर हम एक 3 तरह की कमोडिटी ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टी, 33 जो वोटर है, 33 जो वोटर है और 33 जो अलग वोटर है, इनमें पहले जो वोटर है 3 कमोडिटी ले रहे हैं, टी, कॉफ़ी और मिल्क। पहले जो 33 है वो टी को प्रेफर सबसे ज़्यादा करते हैं, कॉफ़ी को कम करते हैं और उससे कम करते हैं मिल्क को। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1/3 जो है उनकी प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे, टी। 1/3 की प्रेफरेंस क्या हो गई यहाँ पे, टी हो गई मेजर। अगर देखा जाए सेकंड, जो ये जो ग्रुप है वो कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करता है और एक मिनट, कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करता है मिल्क से और मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं किससे, टी से। तो इसमें जो इनका रेशियो है वो 1/3 ही है, 1/3 इनका भी रेशियो है, जिसको कॉफ़ी की तरफ अट्रैक्शन है। और जो लास्ट जो है वो प्रेफर करती, थर्ड जो है वो मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और टी को कम करते हैं और उससे कम करते हैं कॉफ़ी को। तो इसमें जो 1/3 है वो उनका हिस्सा कितना है, कॉफ़ी पे, मिल्क पर। तो अगर देखा जाए तो एक ग्रुप है 33 का, उनका फोकस किसके ऊपर है, टी के ऊपर ज़्यादा, कॉफ़ी को कम। और एक ग्रुप है जो 33 का वो कॉफ़ी का ज़्यादा, फिर मिल्क, फिर टी, और लास्ट जो ग्रुप है उनका मिल्क पे ज़्यादा, टी पे कम और कॉफ़ी पे कम। तो टोटली अगर देखा जाए तो 33 कितना हुआ, 99 में से तीन ग्रुप बने हुए हैं जिनकी प्रेफरेंस ये है। तो अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर हम जमाएंगे तो इसका ऑर्डर अगर हम जमाएं तो ये बनता है ऑर्डर कि 66 का जो है वो है टी ओवर कॉफ़ी। अगर देखा जाए तो 66 का जो है वो है टी ओवर कॉफ़ी, या इसको इस तरीके से लिख लेते हम, टी ओवर कॉफ़ी। और अगर देखा जाए तो इसमें से 66 का जो है बाकी का वो है कॉफ़ी ओवर मिल्क, और 66 का देखा जाए तो मिल्क ओवर टी। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है टी ओवर कॉफ़ी,
और एक इधर टी ओवर कॉफ़ी। तो 33 और 33 कितने है 66। तो 66 का यहाँ पे टी ओवर कॉफ़ी बन रहा है। एक बन रहा है कॉफ़ी ओवर मिल्क और कॉफ़ी ओवर मिल्क, ये हो गया 66। और एक बन रहा है यहाँ पे मिल्क ओवर टी। मिल्क ओवर टी मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 66 66 66 2/3 यानी कि 2/3 जो है 99 में से उन्होंने इस तरीके से टी ओवर कॉफ़ी और कॉफ़ी ओवर मिल्क और मिल्क ओवर टी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर देखें हम तो क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन में देखा गया है कि 99 में से 2/3 ने इक्वल यहाँ पे वोटिंग सिस्टम दिया है। अब अगर इनमें से हमें किसी एक को भी हटा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉफ़ी को हटा दिया, अगर हमने कॉफ़ी को हटा दिया या टी को हटा दिया या मिल्क को हटा दिया, सपोज़ हमने इस ऑर्डर में से मिल्क को हटा दिया, तो अगर हम मिल्क को हटा देंगे तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर जो है वो वही की वही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑर्डर क्या है वैसे ही बना रहेगा। अगर हम मिल्क को हटा देंगे, टी ओवर कॉफ़ी के बाद मिल्क को हटा देंगे, तो ऑर्डर टी और कॉफ़ी का चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सोशल ऑर्डर है, ये सोशल प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर हमने इसमें से एक डोमेन हटा दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो भी यहाँ पे ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। अगर हमने इसमें से डोमेन हटा दिया तो भी ऑर्डर ख़राब होगा, सोशल ऑर्डर को हटा दिया तो भी ऑर्डर ख़राब होगा, और अगर इसमें नॉन डिक्टेटरशिप के बेसिस पे भी हटा दिया हमने कि किसी एक को हम हटा देंगे और मतलब किसी दो को हटा देंगे और एक को चुनेंगे, एक ही प्रेफरेंस को रखेंगे, तो भी ये ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। अगर हम देखे जाए इसके अंदर एक जो है कमोडिटी वो दूसरे पे डिपेंड है, तो वहाँ पे एक कमोडिटी दूसरे पे अगर डिपेंड है तो दूसरा तीसरे पे डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंसी यहाँ पे दोनों की एक की हट जाएगी अगर हम किसी एक को हटाते हैं। तो इसमें क्या बता रखा है कि 3-4 तरीके के कंडीशंस हैं, अगर उनमें से एक कंडीशन को भी हटा देता है तो ये जो पूरा जो ये 2/3 का जो रेशियो है 66 डिवाइडेड बाय 99, ये कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा। तो एरो इसी चीज़ को कह रहा है, एरो अपनी थ्योरम में यही कह रहा है कि ये क्या करता है, ये क्लियर ऑर्डर की प्रेफरेंस को तब तक नहीं बना पाता जब तक उसके अंदर कोई फ्लॉ या उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो फेयर वोटिंग प्रोसीजर को इसने टारगेट करा है एरो ने, जिसमें ये बताया गया है कि फेयर वोटिंग प्रोसीजर कब अफेक्ट होता है, जब हम किसी एक कंडीशन को हटा देंगे, और एक कंडीशन को हटा देंगे तभी हमारा क्लियर ऑर्डर बनेगा। जैसे कि हमने इस केस में देखा कि 99 वोटर्स है और उस 99 वोटर में से जो 2/3 ने वोटिंग दी है टी ओवर कॉफ़ी, 2/3 ने वोटिंग दी है कॉफ़ी ओवर मिल्क और 2/3 ने वोटिंग दी है मिल्क ओवर टी। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये हुआ है कि एक ना एक अगर आपने ऑर्डर हटा दिया, एक कमोडिटी को आपने हटा दी, तो यहाँ पे फेयर वोटिंग सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ एक तरीके से इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जनरल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसमें एरो ने फेयर वोटिंग प्रोसीजर को टारगेट करा है। तो एरो के जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है वो इसी तरीके से इस चीज़ को डिनोट करती है कि क्या है सोशल चॉइस पैराडॉक्स, जो कि रैंक्ड वोटिंग सिस्टम की कमियों को बताता है। अब इसके अगर हम देखें तो इसके कुछ पॉइंट और हम पढ़ेंगे। इसके की पॉइंट अगर देखें तो क्या है इसके, अगर हम इसके जो कंडीशंस है वो पढ़े तो और हमें समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या कंडीशंस है। उन कंडीशंस को अगर एक भी हट जाए तो यहाँ पे रैंक वोटिंग सिस्टम ख़राब हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू एरो थ्योरम, in all cases where preferences are ranked, it is impossible to formulate social ordering without violating one of the following condition. किसी एक कंडीशन को वायलेट करना पड़ेगा तभी आप सोशल ऑर्डर को बना पाएंगे। तो कौन सी कंडीशन है, वो 5 कंडीशन है जिनको आपको वायलेट करना पड़ेगा। उनमें से अगर किसी एक को अगर आप वायलेट करोगे तभी आपका सोशल ऑर्डर सही बनेगा। 5 कंडीशन प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगी।
तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, 5 कंडीशन पढ़ेंगे। वो कौन सी कंडीशन है जो वायलेट करने पता चलता है। एक वायलेट करना पड़ेगा। सबसे पहली है नॉन डिक्टेटरशिप। फर्स्ट है नॉन डिक्टेटरशिप। इसको मैं लिख देता हूँ इजीली। एक नॉन डिक्टेटरशिप फर्स्ट हो जाएगी हमारी, नॉन डिक्टेटरशिप। सेकंड कंडीशन कौन सी है? सेकंड कंडीशन है यहाँ पे पैरेटो एफिशिएंसी। एक एक कंडीशन को हम पढ़ेंगे और उस कंडीशन से हम बताएंगे कि इनमें से किसी एक कंडीशन को यहाँ पे कैसे वायलेट करा गया है। बिना किसी एक कंडीशन को वायलेट करे बिना ऑर्डर नहीं बनाया जा सकता। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स। ऑफ इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स। फोर्थ कंडीशन अगर देखें कौन सी है, फोर्थ कंडीशन जो है वो है हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन। और फिफ्थ कंडीशन है हमारी सोशल ऑर्डरिंग। इनमें से किसी एक को आपको वायलेट करना पड़ेगा। अगर इनमें से आप किसी एक को वायलेट कर दो तभी आपका क्लियर ऑर्डर बन पाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट है नॉन डिक्टेटरशिप, सेकंड पैरेटो एफिशिएंसी, थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स, फोर्थ है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन और फिफ्थ है सोशल ऑर्डरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन जिसका नाम है नॉन डिक्टेटरशिप। नॉन डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि इसमें डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी, यानी कि मल्टीपल वोटर कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने इस केस में पढ़ा कि अलग अलग वोटर है, 99 वोटर्स है, तो ये आपको कंसिडर करा है। दूसरा क्या है? पैरेटो एफिशिएंसी। पैरेटो एफिशिएंसी का मतलब होगा हर प्रेफरेंस किसी एक के ओवर होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल पढ़े तो कौन सी प्रेफरेंस है? A ओवर B, दैट इज़ तो एक इंडिविजुअल या एक वोटर किसी भी एक चीज़ को किसी और के ऊपर ओवर कर रहा है, यानी कि एक चीज़ को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा है। जैसे कि टी के ऊपर कॉफ़ी, अगर उसको टी मिलेगी तो कॉफ़ी नहीं पिएगा वो, और अगर कॉफ़ी मिलेगी तो फिर वो मिल्क नहीं पिएगा। फॉर एग्जांपल टी नहीं मिला तो फिर कॉफ़ी पिएगा। ऐसी ए नहीं मिला तो ही यहाँ पे बी को चूज़ करेगा। तो ये पैरेटो एफिशिएंसी कही गई है। सो इफ़ एवरी वोटर प्रेफरेंस कैंडिडेट ए ओवर कैंडिडेट बी, कैंडिडेट ए शुड विन। तो ये कंडीशन है एरो के अकॉर्डिंग। पहली नॉन डिक्टेटरशिप, हर वोटर यहाँ पे मल्टीपल वोटर कंसिडर करेगा, ठीक है। दूसरी पैरेटो एफिशिएंसी, ए ओवर बी। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स। अगर यहाँ पे एक चॉइस हटा दी, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन बना ए ओवर बी ओवर सी, अगर इसमें से आपने सी को हटा दिया, सपोज यहाँ पे सी को हटा दिया, तो जो पुराना वो है ऑर्डर वो वैसे ही रहेगा, हटेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। सो अगर हमने सी को हटा दिया, सी रिमूव, तो ऑर्डर ऑफ ए ओवर बी चेंज नहीं होगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज़ अगर मान लो इसमें से अगर हमारा ऑर्डर है ए ओवर बी ओवर सी, अगर मान लो आपने ए को हटा दिया सपोज, तो बी ओवर सी का ऑर्डर वही रहेगा, तो बी को प्रेफर करेगा। ओके। फोर्थ यहाँ पे कंडीशन है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन। सब लोगों की प्रेफरेंस को काउंट करा जाएगा, सब लोगों की प्रेफरेंस को यहाँ पे काउंट करा जाएगा। वोटिंग मस्ट अकाउंट फॉर ऑल इंडिविजुअल प्रेफरेंस। और लास्ट है सोशल ऑर्डरिंग। सोशल ऑर्डरिंग में क्या बताया गया? हर इंडिविजुअल को अपना ऑर्डर जमाने का एक वे है, उसका एक तरीका है, जिसको सोशल ऑर्डरिंग कहते हैं, इसलिए इसको हम सोशल चॉइस ऑर्डर कहते हैं। तो अब इसमें देखा गया, अगर हमने वो वाला जो केस पढ़ा 66 वाला, तो उसके अंदर अब हमें किसी
पांचों कंडीशन में से किसी एक को वायलेट करना पड़ेगा ही, अगर इसका ऑर्डर अच्छा बनाना है तो, सही ऑर्डर बनाना है। जैसे टी ओवर कॉफ़ी, कॉफ़ी ओवर मिल्क, मिल्क ओवर यहाँ पे टी है, तो इसमें हमने एक ऑर्डर को तोड़ा है कि 99 में से 66 वोटर ने ही काउंट करा है, तो यहाँ पे 33 नहीं है, तो यहाँ पे नॉन डिक्टेटरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप हो गई यहाँ पे। अगर नॉन डिक्टेटरशिप में देखा जाए 99 वोटर भी वोटिंग दे रहे हैं, तो कुछ और यहाँ पे वायलेट होगा, कुछ और यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट होगा। हमने अगर देखा जाए तो जो थर्ड वाला इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव, वो वाला कॉम्बिनेशन तोड़ दिया, तो कोई ना कोई वायलेंट यहाँ पे होगा। ये चीज़ इन्होंने एरो ने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में कही है कि इन पांचों में से कोई एक यहाँ पे ऑर्डर वायलेट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक तरीके से बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे वायलेट हो रही है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी है किस चीज़ की, एरोज़ इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और सोशल चॉइस पैराडॉक्स कहा गया है। और इसमें एरो ने कहा है कि किसी भी प्रेफरेंस को, सही वोटिंग प्रेफरेंस को तब तक नहीं बनाया जाता जब तक आप किसी एक प्रिंसिपल को यहाँ पे वायलेट नहीं करते या तोड़ते नहीं है। और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा, और इसमें 5 कंडीशन है। नॉन डिक्टेटरशिप पहली वाली, दूसरी वाली है पैरेटो एफिशिएंसी, तीसरी वाली है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स, फोर्थ है अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और फिफ्थ है सोशल ऑर्डरिंग। थैंक यू।